हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10, ये हमारा क्लास 10 का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर 2 है। क्लास 10 एसिड बेस एंड साल्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलराइट, इससे क्वेश्चन प्रत्येक साल बोर्ड में पूछा जाता है। इसी बार कम से कम इससे एटलीस्ट आप कह सकते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। हम क्वेश्चन ही पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए, एक दो क्वेश्चन हम लाए हुए हैं और क्वेश्चन हम आगे आपको दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था एक कि सिलेक्ट ए पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इंडिकेटर के बारे में आपको पढ़ना होगा, आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, इसमें से कौन इंडिकेटर, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम आपको बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये भी एकदम एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, यूजेस पे है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में यूजेस पे है, वो लिखा वहाँ से है। और वैसे ही एक क्वेश्चन आपको पीएच स्केल पे पूछ लिया है कि 4-5 कंपोनेंट का 4-5 सॉल्यूशन का वो पीएच दिया है कि किसी का पीएच 5 है, किसी का 6 है, किसी का 1 है। इसको आप एसिडिक और बेसिक के ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है और साथ ही साथ बताना है कि किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन पीएच स्केल के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम एसिड बेस एंड सॉल्ट से पढ़ा हुआ है। तो इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। क्लास 7 में भी इसके बारे में चर्चा है, हमने बताया भी है। नहीं पता है तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, पहले हम एसिड बेस के बारे में बता रहे हैं कि एसिड बेस होता क्या है। आराम से आप बने रहिए, अच्छे से हम बताएंगे हर चीज़ को ताकि चीज़ें आपको समझ में आए एक बार में ही। इस वीडियो को हम 1 से 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, उसका जो रिएक्शंस वगैरह है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए एसिड क्या होता है। आप चाहे तो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, पहले समझ लीजिए। वीडियो है तो आप कभी भी इसको नोट्स वगैरह बना सकते हैं, पहले अच्छे से टॉपिक को समझ लीजिए। क्लास 7 में आप पढ़े होंगे एसिड क्या है, वैसा सब्सटेंस जो टेस्ट में सावर हो, सावर इन टेस्ट। कोई भी सब्सटेंस जो टेस्ट में सावर उसको हम एसिड कह सकते हैं। या जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, ब्लू लिटमस को रेड कर दे, उसको हम क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। ठीक है, एसिड क्या होता है, सोपी इन टच, नॉट सोपी इन टच। एसिड जो हमारा सोपी इन टच नहीं होता है, नॉट सोपी इन टच। और फोर्थ है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो पानी मिलाने पर, वैसा सब्सटेंस जो पानी मिलाने पर H+ आयन दे, गिव H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ये आपके काम का है। जब पानी में इसको डिजॉल्व किया जाए तो ये H+ आयन देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे समझते हैं। देखिए, कोई भी एसिड आप जानते हैं, बहुत सारे एसिड के बारे में आप जानते होंगे। H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, H2CO3 है। ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। इन सबको जब पानी में मिलाएंगे ना, जब पानी में सबको मिलाइए आप, तो क्या मिलेगा, जैसे इसको हम पानी में मिलाते हैं, पानी में मिलाते तो ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है अपने कंपोनेंट में। H+ और सल्फेट आयन है, H+ प्लस SO4- 2 में, जो कि दो हाइड्रोजन लगा दिए, ये टूट जाएगा H+ प्लस Cl- में, ये टूट जाएगा H+ प्लस NO3- में, ये टूट जाएगा H+ प्लस CO3- 2 में। दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो कोई भी सब्सटेंस जो पानी में मिलाने पर H+ आयन दे, H+ आयन दे, H+ आयन यहाँ भी है, H+ आयन यहाँ भी है, यहाँ H+ आयन यहाँ भी है। जो भी सब्सटेंस पानी मिलाने पर H+ आयन देगा उसको हम क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। याद रखिएगा, एसिड पानी मिलाने पर H+ आयन दे तभी वो एसिड कहलाएगा। अदरवाइज आप आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट भी है कि NaCl का हम एक्सपेरिमेंट, NaCl का रिएक्शन कराते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो वहाँ एक गैस बनता है HCl गैस बना है दोस्तों। गैस के फॉर्म में क्या होगा, हमारा H+ आयन नहीं देगा। तो HCl जो गैस है, ये एसिडिक जो भी इसका बिहेवियर है, ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएगा। ये एक्टिविटी हम देखेंगे आगे, तो ये नहीं कर पाएगा, गैस के फॉर्म में नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पर H+ देने के लिए नहीं है। गैस के फॉर्म में कोई कैसे डिसोसिएट हो सकता है, पानी में जब तक इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसको पानी मिक्स करना पड़ता है, तब जाके ये H+ आयन देता है, तब जाके ये एसिड होता है। अदरवाइज गैसेस फॉर्म में एसिड नहीं होगा। आप HCl का पाउडर ले लीजिए, बेकिंग सोडा का पाउडर ले लीजिए। जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के बारे में तो जानते हैं, बेकिंग सोडा के बारे में बताते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है हमारा बेकिंग सोडा दोस्तों, बेकिंग सोडा
बताइए, आपने बेस के बारे में पढ़ा होगा। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो क्या बेकिंग सोडा में आप रेड लिटमस पेपर डालिएगा वो ब्लू हो जाएगा? नहीं, बेकिंग सोडा को जब तक पानी में नहीं ऐड कीजिएगा ना, तब तक वो आपका रेड लिटमस को ब्लू नहीं कर पाएगा। तो कोई भी एसिड या कोई बेस हो, पानी में जाकर ही, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वाटर में जाकर ही अपना बिहेवियर शो करता है। ऑल राइट, आगे हम बेस के बारे में भी देखेंगे। तो ये बेसिक था एसिड के बारे में कि एसिड क्या होता है, ठीक। अब हम बताते हैं आपको बेस के बारे में। बेस सिमिलरली है, बेस क्या होगा, बीटर इन टेस्ट होगा, बीटर इन टेस्ट। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। हमने ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिलहाल तो अभी याद रहता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, लेकिन एग्जाम में यही चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, ठीक है। तो हमने इसका ट्रिक बताया हुआ है, आप याद रखिएगा। अनिल, एसिड में याद रखिएगा अनिल, अनिल में ए जो है ना, ए फॉर एसिड, एन फॉर नीला, एल फॉर लाल। अनिल जो है मतलब एसिड नीले को लाल कर देता है, ऐसे याद रखिए। अनिल एसिड जो है नीले को लाल कर देता है, मतलब ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो जो बचा हुआ है रेड को, जो रेड को नीला करेगा वो क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा। बेस जो होता है सोप इन टच होता है, साबुन आपका क्या होता है, सोप, एकदम सोप इन टच होता है, तो उसके अंदर बेस होता है, सोप इन टच होता है। और साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि गिव OH माइनस आयन, गिव OH माइनस, इसी को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। गिव OH माइनस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो बेस हमारा क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। ये जहाँ भी हम H प्लस आयन लिखे हैं, ये जहाँ भी H प्लस आयन लिखे हैं ना, पानी में एसिड पानी मिलाने पे H प्लस आयन देता है, ठीक है। ये H प्लस क्या करता है, पानी के अंदर तो हमारा पानी है ही, H2O तो है ही, H2O के साथ मिलकर बना लेता है H3O प्लस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिए पानी के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। एक ऑक्सीजन था, वही ऑक्सीजन यहाँ पर है, प्लस चार्ज यहाँ पर था H प्लस में, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसको लिख लीजिए, कहीं कहीं लिखते हैं, एनसीईआरटी भी शब्द यूज़ किया हुआ है। तो याद रखिएगा, एसिड को पानी मिलाते हैं, एसिड को पानी मिलाते हैं जो H प्लस आयन देता है, इसी H प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। या तो H प्लस कहिए या H3O प्लस कीजिए, दोनों को हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बेस के बारे में देख लेते हैं। बेस पानी में किस प्रकार से OH माइनस आयन देता है उसको देखिए। बेस, बहुत सारे बेस का नाम आप जानते होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ वीक बेस है। देखिए जैसे हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका और दूसरा कॉमन नेम क्या है आप बताइएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है ये बताइएगा। एक हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH हो गया। एक हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया। इसके अलावा और भी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारा बेस है। देखिए बेस को जब पानी मिलाएंगे H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O और यहाँ भी H2O। जब बेस को पानी मिलाते, बेरियम हाइड्रोक्साइड को पानी मिलाएंगे तो क्या देगा, Ba+2 डिसोसिएट हो जाएगा +2OH माइनस। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2 +2OH माइनस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 +2OH माइनस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 +OH माइनस। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na++OH माइनस। ध्यान से देखिए जितना भी बेस है दोस्तों, ये सब क्या दे रहा है, पानी में OH माइनस दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, ठीक है। इसी OH माइनस को क्या कहते हैं, OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सिल। याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, इस OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो लिखिएगा, कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ सकता है या कहीं भी आपको एग्जाम में कि बेस को पानी मिलाते हैं तो जो वो क्या सब्सटेंस है, वो ऐसा क्या कॉमन सब्सटेंस जो सारा बेस देता है, तो OH माइनस, इस OH माइनस को क्या कहते हैं, वहाँ नाम लिख देगा। हाइड्रोनियम आयन देता है कि H प्लस आयन देता है कि हाइड्रोक्सिल आयन देता है या OH माइनस देता है। तो हाइड्रोक्सिल कहिए या OH माइनस कहिए, दोनों बात बराबर है। तो याद रखिएगा, बेस को पानी मिलाने पर OH माइनस देता है और एसिड को पानी मिलाने पर H प्लस देता है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो जो आपको ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और बीटर इन टेस्ट और सावर इन टेस्ट, ये तो बेसिक्स है, ये तो बच्चों को भी पता होता है, ऑल राइट। ये लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको एसिड बेस के बारे में, ये सावर इन टेस्ट यहाँ देखिएगा, जैसे जैसे चैप्टर को आप पढ़िएगा ना, एसिड में लिखा है सावर इन टेस्ट और बेस में लिखा है कि बीटर इन टेस्ट होता है, ये आपको जानते हैं, ठीक। एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि
देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर परिवार में किसी सदस्य को एसिडिटी हो जाता है, अक्सर हो जाता है, ओवर ईटिंग करने से हो जाता है, या लेट नाइट अगर खाना खाते तो एसिडिटी हो जाता है, तो या तो ओवर ईटिंग से हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा उपचार आप यूज़ करना चाहिएगा? अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो गया तो कौन सा रेमेडी आप यूज़ करना चाहिएगा? उसको लेमन जूस कहिएगा लेने के लिए, या विनेगर कहिएगा लेने के लिए, या बेकिंग सोडा कहिएगा लेने के लिए? तो देखिए हो गया एसिडिटी हो गया है, तो एसिड को कौन काटता है? आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, या क्लास 7th में पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि एसिड प्लस बेस, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो होता है न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, पेट में एसिडिटी हो गया तो किसी न किसी बेस के साथ आप बेस को एज ए रेमेडी लेना पड़ेगा। तो इसमें से बेस कौन है? लेमन जूस क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? ये हमारा बेस होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? बेकिंग सोडा। तो इसलिए लोग जो है एसिडिटी के केस में क्या यूज़ करते हैं? इनो। आपने देखा होगा इनो यूज़ करते हैं। इनो में क्या होता है? मेनली बेकिंग सोडा ही होता है। ऑलराइट, तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस पूरे पैरा में क्या है कि आपको नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन के बारे में लिखा गया, और ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया है बीपीएस सीबीएसई में। नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, इंडिकेटर के बारे में एक बार हम अच्छे से आपको यहाँ पर बता देते हैं कौन सा इंडिकेटर, कितने प्रकार का इंडिकेटर होता है और कैसा कैसा कलर चेंज होता है, ये सब हम आपको बता देते हैं। देखिए, इंडिकेटर मेनली 2 टाइप का होता है। एक तो जो अपना कलर चेंज करके बता देता है, इंडिकेटर मेनली 2 प्रकार का। एक तो अपना कलर चेंज करके बता देगा, ठीक है, अपना कलर चेंज करेगा, उससे पता चलेगा कि जो फलना सब्सटेंस एसिडिक है या फलना सब्सटेंस बेसिक है। और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ओडोर चेंज करेगा। ओडोर मतलब आप गंध सुने होंगे, ओडोर, इसको कहते हैं जो अपना ओडोर चेंज करके, स्मेल चेंज करके, उसको कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर कलर चेंज करने वाले को बारे में पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ओडोर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो भी पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम पहले कलर चेंज करने वाले के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कलर चेंज जो करता है इंडिकेटर में 2 प्रकार का ये भी है, एक तो नेचुरल, एक सिंथेटिक है। इसमें भी एक नेचुरल है, दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल में आपका हो गया टर्मरिक, चाइना रोज, लिटमस, ठीक, ये सब हो गया हमारा नेचुरल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। आप येलो जो चार्ट दिया हुआ है छोटा सा, उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। मतलब बीट रूट जो होता है, चुकंदर, उसको भी हम पीस के उसका बना सकते हैं। चाइना रोज क्या होता है? अरहुल का फूल होता है। अरहुल के फूल को हम पीस के उसका इंडिकेटर बना लिए। इसी प्रकार से आप रेड कैबेज का बना सकते हैं, जो लाल पत्ता गोभी आता है उसका हम बना सकते हैं। बीट रूट का बना सकते हैं, और भी हाइड्रिंजिया के बारे में लिखा गया है। पेटूनिया का लीव्स का हम बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। लेकिन मेनली आप याद रखिएगा, नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक है, चाइना रोज है, और लिटमस है। ऑलराइट, और सिंथेटिक में 2 याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो फिनोल्फथेलीन, और दूसरा याद रखिए मिथाइल ऑरेंज। ठीक, सबके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। टर्मरिक कैसा कलर शो करता है, एसिड में कैसा कलर शो करता है, बेस में फिनोल्फथेलीन, मिथाइल ऑरेंज, सबके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, एक ही साथ यहाँ पर बना दिया जाए चार्ट, बेहतर रहेगा। यहाँ ले लेते हैं इंडिकेटर, उसका अपना ओरिजिनल कलर, मतलब ओरिजिनल उसका अपना कलर क्या होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होगा वो देख लीजिए। देखते हैं ओरिजिनल कलर उसका, मतलब जो भी इंडिकेटर है उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल कलर क्या था, कलर क्या चेंज हो गया है।
एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर हो जाएगा वो देखते हैं। आप चाहे तो उसको उतार सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखिए हमारा है टर्मेरिक, हल्दी होता है, हल्दी का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, येलो होता है। ठीक, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो का येलो ही रह जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रह जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, अक्सर हम लोग के कपड़ा पे अगर वाइट कपड़ा पहने, शर्ट पहनते हैं, या अगर लेडीज़ अपना भी शर्ट पहन सकती है, तो जो भी उस पर अगर कभी कभार कभी हम भोज में या घर पे भी खाना खाते रहते हैं, दाल गिर जाता है या कोई सब्जी गिर जाता है, तो देखिएगा उस पर येलो कलर का स्टेन पड़ जाता है, दाग लग जाता है और हम लोग परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन जब उसको आप सोप से धोने जाते होंगे तो देखिएगा वो रेड जो है, कभी आपने अगर आपने खुद से धोया होगा तब महसूस किया होगा, नहीं तो आप एक बार करके देखिएगा। तो देखिएगा जैसे सोप रगड़ते हैं ना येलो पर, तो वो उसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर उसको आप पानी से अच्छे से धो देते हैं, सुखा देते हैं, तो फिर से उसका कलर येलो हो जाता है। दाग भले ही दाग ना जाए, दाग जाएगा, ऐसे ही 3-4 बार वॉश कीजिएगा तो दाग जाएगा, पहली बार में दाग नहीं जाएगा। हम ये बता रहे हैं कि उसका टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर होता है, जैसे साबुन रगड़ते हैं, सर्फ रगड़ते हैं, डिटर्जेंट, उसका कलर रेड हो जाता है। याद रखिएगा बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर रेड हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक के बाद देखिए चाइना रोज, ये क्या होता है, अरहुल। कैसे बनाते हैं चाइना रोज का सॉल्यूशन, कैसा बनाते हैं, अरहुल का जो पत्ती है उसको, पत्ती को तोड़ के लाइए, उसका पेटल को तोड़ के लाइए, अच्छे से पीस दीजिए, जैसे मेहंदी को पीसते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसको पीस दीजिए पानी मिला के, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको आप निकाल लीजिए, वही हो गया आपका चाइना रोज का सॉल्यूशन। उसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पिंक होता है, लाइट पिंक होता है दोस्तों, लाइट पिंक। ठीक, इसी को मॉव भी बोलते हैं, सॉरी लाइट पिंक होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। याद रखिएगा इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक, इसी को हम मेजेंटा भी बोलते हैं, डार्क पिंक को ही हम मेजेंटा बोलते हैं। और बेसिक सॉल्यूशन इसका कलर ग्रीन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक सॉल्यूशन में कलर ग्रीन हो जाता है। लिटमस का नाम आपको तो याद ही होगा, लिटमस को हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। 2 प्रकार का लिटमस होता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, उसको लिखने की नीड नहीं है। फिर देखते हैं फिनोप्थलीन, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो बहुत सारे को फिनोप्थलीन का स्पेलिंग ही नहीं आता है, फिनोप्थलीन। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कलरलेस, ये पानी की तरह कलरलेस होता है। याद रखिएगा ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, कलरलेस। और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर कैसा होता है, तो ये नाम है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होगा। और एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाता है रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, बता देते हैं। ऐसे याद रखिए, माई एप्पल इज रेड, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, बनाना इज येलो। देखिए समझने पे ध्यान दीजिए, हम अभी स्पेलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। माई एप्पल इज रेड, इसमें ध्यान देखिए, माई से हो गया मिथाइल ऑरेंज, इसको याद रखिएगा, एम वाई से, एम से मिथाइल ऑरेंज होता है तो एम वाई से मिथाइल, माई एप्पल मतलब मिथाइल ऑरेंज। एप्पल में जो ए है ना, एप्पल में जो ए है, ए पर याद रखिए एसिड, तो एसिड के केस में ये कैसा कलर हो जाता है, रेड। मिथाइल ऑरेंज एसिड के कलर में कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और एंड बनाना में जो बी है, बी पर याद रखिएगा बेस, बेसिक मीडियम का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। याद रखिएगा माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो, इससे आपको मिथाइल ऑरेंज का कलर याद रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आया था, इस बार हमको आपको बताया भी है कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए, सिलेक्ट ए पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ 4 इंडिकेटर दिया हुआ है, इसमें से आपको नेचुरल इंडिकेटर ढूंढना है। ठीक, तो नेचुरल इंडिकेटर क्या हो जाएगा, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, मिथाइल ऑरेंज हम देखें अभी सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। टर्मरिक एंड लिटमस, बिल्कुल टर्मरिक क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर है, ये आंसर हो जाएगा। फिनोप्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर तो हो नहीं सकता है, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर होगा नहीं, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है और टर्मरिक जो है नेचुरल है, तो हमको दोनों देखना है। तो टर्मरिक और लिटमस क्या हो गया, हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक, तो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में हमने ओवरऑल टॉपिक को बता दिया है। यहाँ पर येलो वाला में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है पर्पल डाई होता है, जो कि हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। लाइकेन क्या है, लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर एक तो पार्ट एल्गी होता है, एक पार्ट
लाइक फंजाई का होता है, एक पार्ट एल्गी एक पार्ट फंजाई होता है। इसी को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन जो होता है ना, कि पति के बिना पत्नी अधूरी है, पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से इसी के रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। आपने राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट के बारे में सुना होगा कि राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देती है और प्लांट बदले में उसको भोजन देता है। उसी प्रकार से यहाँ भी एल्गी जो है फंजाई को भोजन देती है, फंजाई बदले में उसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके रूट से देता है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। दिस इज ए प्लांट बिलोंग टू द क्लास थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, तो उसमें एक प्लांट आता है, एक किंगडम, एक क्लास आता है, उसी को हम थैलोफाइटा कहते हैं, जिसके पास ना ही रूट हो, स्टीम हो, लीव्स हो। इसके पास रूट स्टीम और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ट्रू रूट, ट्रू स्टीम, ट्रू लीव्स नहीं होता है। तो लिटमस का यूज करते हैं इंडिकेटर ग्रुप में, नेचुरल इंडिकेटर होता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। जब लिटमस खुद ना ही एसिडिक नॉर बेसिक होता है तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल हो जाता है। उसके अलावा जो बहुत सारा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, देखिए रेड कैबेज लीव्स, लाल पत्ती गोभी का पत्ती का बना सकते हैं। टर्मरिक तो होता ही है। कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, हमने बताया भी था कि बहुत सारा फ्लावर है, उसका हम जो कलर्ड पेटल्स होता है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, इन सारी प्लांट के जो फ्लावर होता है ना, उसका पेटल्स का यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। दीज आर कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। इसी को हम एसिड बेस इंडिकेटर या कभी कभी सिंपली इंडिकेटर भी कह सकते हैं। एक्टिविटी में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, आप आराम से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है और एक ही लिटमस पेपर है। ठीक है, एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर एसिडिक वाटर, इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। करा कि आपके पास एक ही लिटमस पेपर है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, तो कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी हमारा डिस्टिल्ड वाटर मतलब न्यूट्रल है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को सबसे पहले हम बेसिक वाले में डालेंगे। जैसे बेसिक वाले में डालेंगे, रेड लिटमस पेपर हमारा कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ऑल राइट, जैसे ये ब्लू हो गया ना, अब ये तो हमको पता चल गया ये ब्लू हो गया, मतलब इसको जो ब्लू करने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। इसको हटा दीजिए। अब 2 बचा है हमारे पास, 2 बचा है, एक एसिडिक है, एक न्यूट्रल है। हमको कैसे पता चलेगा कौन एसिडिक है कौन न्यूट्रल है? तो जो हमारा अब जो ब्लू लिटमस पेपर है, उस ब्लू लिटमस पेपर को डालिए, एक बार इसमें डालिए, एक बार इसमें डालिए। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड हो गया, ब्लू वाला अगर रेड हो गया, तो ऑब्वियसली बात है जिसमें हम डालें वो सॉल्यूशन कैसा होगा, हमारा एसिडिक होगा। और फिर से ब्लू वाले को इसमें डालिए, न्यूट्रल वाले में डालिए, तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन किसी भी इंडिकेटर के कलर को चेंज नहीं करता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ईजिली कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ऑल राइट, आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब एक ही एक्टिविटी देख लेते हैं अच्छे से, एसिड्स एंड बेस इन द लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी में हम एसिड्स बेस को किस प्रकार से हम चेक करेंगे। करा कि ये सब फलना एसिड दिया हुआ कि HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, उसके बाद कुछ बेस भी दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, NH4OH है। इन सब को लीजिए और आप आराम से लिटमस, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर है, उसके माध्यम से आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन है आपके पास इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है, वही कलर चेंज करने के बेसिस पे आप कह सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बोल रहा है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ऑल्फैक्टरी, देखिए ऑल्फैक्टरी शब्द को ही पहले समझते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ओडोर, ओडोर का मतलब होता है गंध। गंध आप जानते हैं ना, गंध मतलब स्मेल। ठीक है, तो कहीं से बैड स्मेल आ रहा है, कहीं से गुड स्मेल आ रहा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि उसका स्मेल किस प्रकार से है। ठीक, गुलाब आपके पास कोई गुलाब लेके आ जाए तो ऑब्वियसली बात है आप अच्छा महसूस करते हैं। वही आप पब्लिक टॉयलेट के पास जाते हैं तो बहुत बुरा फील होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ का स्मेल जो है पंजेंट स्मेल होता है, और गुलाब तो है ही, गुलाब जैसन खिलल बारू, उसका क्या कहना। खैर, हम देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी शब्द कहाँ से बना है, तो एक हमारे पास होता है, एक ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, नर्व। ठीक है, ऐसा बहुत प्रकार का नर्व होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। अगर हम टंग में बात करें, टंग में होता है गस्टेटरी नर्व। गस्टेटरी नर्व, गस्टेटरी नर्व क्या करता है दोस्तों, ये हमारे टेस्ट से रिलेटेड है। जो भी टेस्ट हम अपने टेस्ट वर्ड से फील करते हैं ना, तो उस टेस्ट को क्या ये ब्रेन तक ले जाता है, कौन, गस्टेटरी नर्व ब्रेन तक ले जाता है। ब्रेन हमको बता दे कि हाँ फलना चीज़ हम टेस्ट किए हैं, वो हमारा मिर्ची है कि रसगुल्ला है कि और भी कोई और चीज़ है कि रसमलाई है। और उसी प्रकार से एक होता है, जैसे आँख में आप पढ़े होंगे कि आँख में जो इमेज बनता है रेटिना पर, तो इमेज को रेटिना से वहाँ ब्रेन तक कौन ले जाता है, तो वहाँ पर होता है हमारा ऑप्टिक नर्व। वहाँ होता है ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये हमारा मैसेज को, जो भी इमेज बनता है उस इमेज को ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास ले जाता है। और ब्रेन कहता है अच्छा ये जो सामने दिख रहा है वो आम है कि लताम है कि नोरा फतेही है,
क्योंकि ब्रेन के पास तो सब चीज़ पहले से फीड है कि इस चीज़ को हम पहले से देखें तो वो हमको रिकग्नाइज करके बता देता है। उसी प्रकार से एक और नर्व है हमारे पास, ऑडिटरी नर्व, बहुत सारा है, कितना का नाम बोलिए, टोटल 12 प्रकार का है जो इसको कहते हैं नर्व है। उसके है तो बहुत प्रकार का, 12 प्रकार का मेन जो है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फैला हुआ है जिसका मेन काम है। ऑडिटरी ये कहाँ है हमारा, कॉकलिया, कॉकलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा ईयर में। तो ईयर में हम जो कोई भी साउंड सुनते हैं, आप जो हमारा आवाज़ सुन रहे हैं, ये अल्टीमेटली आवाज़ कहाँ पर जा रहा होगा, कोकलिया में जा रहा होगा, ठीक है। कोकलिया में इसी को नर्व इम्पल्स जो बनता है ना, यहाँ पर भी वो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है। और ऑडिटरी नर्व क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेकर ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन हमको रिकग्नाइज करके बता रहा है कि अच्छा फलना का जो आवाज़ सुन रहे हैं ना इज़ पिंटू, वो आप पिंटू का आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक, क्योंकि पहले से आप हमारा आवाज़ सुने हुए हैं तो वो रिकग्नाइज कर देता है, बिना देखे भी आप हमको पहचान सकते हैं। जैसे अभी तो आप हमारा तस्वीर नहीं देख रहे होंगे लेकिन फिर भी आप हमारे आवाज़ को रिकग्नाइज कर रहे होंगे। कैसे, क्योंकि ब्रेन के पास पहले से है, ये मैसेज है कि ये जो आवाज़ है ना ये पिंटू का है, क्योंकि क्वालिटी होता है आवाज़ में, क्या होता है क्वालिटी। अगर किसी का पिच और किसी का फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है, फिर भी आप उसके आवाज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये फलना का आवाज़ है, ये फलना का आवाज़ है, इसका मतलब कि आवाज़ में उस क्वालिटी को क्या है, उसको कहते हैं क्वालिटी। साउंड में आपने पढ़ा होगा। तो खैर हम ऑल्फैक्ट्री से कहाँ बता दिए, ये सब चीज़ जरूरी था। ऑल्फैक्ट्री है, ऑडिटरी है, ऑप्टिक है, गस्टेटरी है। गस्टेटरी शब्द का यूज़ हुआ है एनसीईआरटी में, आपसे पूछ सकता है। देखिए हम ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर ये किसके लिए है, ऑब्वियसली बात, ये अपना ओडोर चेंज कर रहा है। तो ओडोर चेंज कर रहा है तो ये कोई भी आंख बंद करके भी बता सकता है, इसमें तो आंख खोलने की नीड नहीं है। तो ये विजुअली चैलेंज है पीपल के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा है एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्लास में, वो विजुअली चैलेंज है, मतलब देख नहीं सकता है सही से, ऑलराइट। तो उसको भी इच्छा है कि भाई कोई चीज़ एसिड है, कोई चीज़ बेसिक, उसको कैसे पता चलेगा। आप उसके पास ले आइएगा, वो सब्सटेंस कहिएगा इसमें हाथ डाल, तो पहले तो उसको टेस्ट करेगा ना कि भाई आपके यहाँ पे एसिडिक में नहीं हाथ डलवा रहे हैं, नहीं बेसिक में डलवा रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या है ऑल्फैक्ट्री के लिए, आप क्या कीजिए, प्याज लीजिए, आनियन ले लीजिए और बहुत सारा सूती का कपड़ा ले लीजिए, छोटा छोटा कपड़ा ले लीजिए सूती का, ऑलराइट। 1 मिनट अच्छे से बना देते हैं। सूती का छोटा छोटा कपड़ा ले लीजिए इस प्रकार का, और आनियन का टुकड़ा, आनियन को एकदम पूरी तरह से चॉप कर दीजिए, जैसे चॉप करते हैं उस प्रकार से पूरी तरह से आनियन को चॉप कर दीजिए। चॉप करके और एक कटोरा में डाल दीजिए। इसमें आनियन का हमारा चॉप्ड पीसेज है और इसके अंदर हमारा कपड़ा भी है, ये जो कॉटन क्लॉथ है, इस कॉटन क्लॉथ को भी दोनों को मिला दीजिए। आपने महसूस किया होगा, कभी देखा भी होगा कि कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज़्यादा प्याज खाते हैं रहते हैं रेगुलरली, आपकी क्लास में भी हो सकता है, तो उसका मुंह जो है महकते रहता है, बैड स्मेल आते रहता है। और प्याज का स्मेल तो थोड़ा रहता ही है, हाई स्मेल रहता है उसका, तो स्मेल बैड आता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब किसी के माउथ में जो कि कब खाया था, वो नहीं खाया था, पानी भी पिया था, फिर भी अगर वो माउथ फ्रेशनर यूज़ नहीं करता है तो मुंह थोड़ा बहुत स्मेल करते रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर हम कपड़ा रखें तो कपड़ा में भी प्याज का स्मेल आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरी रात क्या कीजिए आप, फ्रीज के अंदर रख दीजिए, तो इसमें और अच्छे से स्मेल आ जाएगा। जब स्मेल आ गया ना, इस स्मेल को आप क्या कीजिए, सॉरी इसको सूंघना तो सूंघ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लीजिए, आप एक सॉल्यूशन लीजिए, एक एसिडिक सॉल्यूशन लीजिए, एक बेसिक सॉल्यूशन लीजिए। कैसे एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन लीजिए, तो 10-20 को जाके नींबू खरीद के लाइए मार्केट से और अच्छे से उसका रस निकाल दीजिए, ठीक। और उसी प्रकार से बेसिक सॉल्यूशन कैसे तैयार कीजिएगा, इनो 2-4 को खरीद के लाइए मार्केट से और पानी के साथ उसको मिला दीजिए, ठीक। तो इनो वाला हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा और नींबू वाला जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो आप कॉटन क्लॉथ इसमें से निकाले हैं कटोरा में से, प्याज जिसमें चॉप मिलाया हुआ था, कॉटन क्लॉथ में क्या स्मेल है, उस कॉटन क्लॉथ को एक बार इसमें डालिए, एक बार इसमें डालिए, मतलब एक बार एसिडिक सॉल्यूशन डालिए, एक बार बेसिक सॉल्यूशन डालिए। जैसे आप एसिडिक सॉल्यूशन में जाइए डालिए ना, उसका स्मेल एज इट इज़ रहेगा दोस्तों, स्मेल रिमेन सेम, स्मेल रिमेन सेम, मतलब एसिड जो है स्मेल को गायब नहीं करता, याद रखिएगा, स्मेल रिमेन सेम। लेकिन जैसे ही दूसरे कपड़े को आप बेसिक मीडियम में डालिएगा तो उसका स्मेल एकदम गायब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, पहले कुछ और स्मेल था, बाद में कुछ और स्मेल है, तो कोई भी इजीली रिकग्नाइज कर सकता है बिना आँख खोले हुए कि हाँ भाई पहले इसमें स्मेल कुछ और था, अब स्मेल कुछ और है। तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फलना सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है, बिना देखे हुए। इसी को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में थोड़ा लिख देते हैं, आपने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें और इम्प्रूवमेंट की नीड है, ताकि हम जो नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें अच्छे से ध्यान देंगे। ऑलराइट, देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में एक तो है आनियन, 3 चीज़ का चर्चा है। आनियन ले लीजिए, और सॉरी आनियन ऑर्डर्ड, आनियन ऑर्डर्ड ODOURED, आनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप, ठीक। और ले लीजिए आप
वेनीला, वेनीला ले लीजिए। वेनीला तो आपने खाया भी होगा, वेनीला आइसक्रीम जो उसका ऑब्वियसली होता है एक प्रकार का वेनीला क्या ऑडोर ही है। और तीसरा ले लीजिए आप क्लोव, लौंग ले लीजिए। इन सब चीज़ों को वैसे ही सेम प्रोसेस करना है, फ्रिज में रख देना है। और सॉल्यूशन ले लीजिए, एक एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन हम बता दिए कैसा एसिडिक सॉल्यूशन कैसा बेसिक सॉल्यूशन आप लेंगे, ठीक है। 10-50 को नींबू खरीद के लाइए, उसको अच्छे से उसका रस निकालिए। फिर नींबू को आप आराम से ऐसे ही पी सकते हैं। नींबू हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखता है, और उसमें गर्मी का सीजन है तो यूज़ करना चाहिए। देखिए तो एसिडिक सॉल्यूशन उसका स्मेल रहेगा सेम, स्मेल रिमेन सेम, स्मेल रिमेन सेम, मतलब वो जो कपड़ा था जिसको डुबाए थे वो सेम रहेगा। वनीला में भी सेम रहता है, स्मेल रिमेन सेम, मतलब जो उसका स्मेल था एज इट इज़ रहेगा उस कपड़े के पास, वो स्मेल गायब नहीं होता। लेकिन बेस में स्मेल वैनिसेज, स्मेल वैनिसेज मतलब स्मेल गैप हो जाता है, स्मेल गैप हो जाता है, स्मेल गैप हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में सबका स्मेल गैप हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में आपका आनियन ऑर्डर हो सकता है, जब वनीला हो सकती है, क्लोव हो सकता है, सबका स्मेल गायब हो जाएगा। तो ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। तो हमने आपको ये बता दिया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बता दिया। ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में लिखा हुआ है विच ऑफ दिस वनीला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सब का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। एक एक्टिविटी दिखाया गया है कि देखिए हम एक्टिविटी को अच्छे से समझा देते हैं आपको। जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक लिया गया इसके अंदर में, और सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, मतलब जिंक प्लस H2SO4। ये रिएक्शन आपने पढ़ा भी होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जिंक H2SO4 लेते हैं तो क्या बनता है, ऑब्वियसली तो जिंक सल्फेट बनेगा, मेटल सल्फेट बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये यहाँ पर ये मोमबत्ती क्यों जला रहा है, मोमबत्ती यहाँ पर क्यों जला रहा है, ये टेस्ट करने के लिए। ये गैस निकलता है ना, ये गैस टेस्ट है, अलग अलग गैस का अलग अलग टेस्ट होता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको तो हम एक कैंडल लाते हैं, जैसे यहाँ से गैस निकाले हैं, यहाँ से इसमें से गैस गया, इसमें से गैस गया यहाँ तक पहुँचा, गैस ऑब्वियसली तो पानी के अंदर रहेगा ना, गैस बाहर निकलेगा। जैसे ही कैंडल हम लाएंगे ना, पास में कैंडल लाएंगे, तो कैंडल जो जल रहा था वो पॉप साउंड के साथ, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड के साथ जो है हमारा कैंडल बुझ जाएगा, ठीक, या जल और थोड़ा दूर जलेगा फिर बुझ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर पॉप साउंड के साथ हमारा अगर कैंडल बुझ गया तो समझिए कि निकलने वाला गैस हाइड्रोजन था। उसी प्रकार से आगे हम CO2 वाले का भी टेस्ट बताएंगे। CO2 का कैसा टेस्ट होता है, उसको कैसे रिकग्नाइज करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए एसिड जो है, अब हम यही पढ़ना था कि एसिड और बेस मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो अभी आप देखे ही थे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जिंक प्लस HCl। जिंक क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया, और HCl क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस ZnCl2 एसिड हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड वाला भी लिख लीजिए, जिंक प्लस H2SO4, ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। उसी प्रकार से आप आयरन के साथ भी रिएक्शन करा लीजिए, आयरन प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली ऐसे ही रिएक्शन होते जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन आप अपना आराम से ध्यान रखें, कोई भी मेटल कोई भी एसिड लेके आप रिएक्शन करा सकते हैं। बस याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड को हमको यूज़ नहीं करना है। नाइट्रिक एसिड हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये जो हाइड्रोजन को जो है ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में। तो नाइट्रिक एसिड का अगर रिएक्शन लिखना ही है तो नाइट्रिक एसिड एक तो मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ, याद रखिएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन करने पर HNO3, और उसमें भी जो HNO3 हम कैसा लेते हैं, 1% डाइल्यूटेड, मतलब वेरी डाइल्यूटेड। मतलब अगर 10 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, उसमें 1% 1 लीटर ही हमारे पास, 10 लीटर में 1 लीटर हम क्या लेंगे, HNO3 का 9 लीटर पानी लेंगे। इतना डाइल्यूट होना चाहिए HNO3, तब जाके ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन, ये बनाएगा MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। और बाद बाकी सबके साथ ये क्या बनाता है, वाटर बना देता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन का कोई ना कोई ऑक्साइड, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5 किसी न किसी प्रकार का ऑक्साइड बनता है और के साथ। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ याद रखिएगा जब वेरी डाइल्यूट होता है तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। वैसे भी मेटल नॉन मेटल में इसको हम अच्छे से बताते हैं, तो ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब है एसिड का, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन देख लिए, अब मेटल का बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द रिएक्शन टेक्स बेस कैन बी रिटन एज
ये मेटल है हमारा, ये बेस है, तो मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सेम सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ जो सॉल्ट बनता है नहीं उसको कहते हैं सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 + H2। ये हमारा मेटल बेस के साथ रिएक्शन किया तो ऐसा बना। इसी को हम एक और रिएक्शन से देख सकते हैं। एक और लेते हैं, मेटल बेस तो हमारा ले लीजिए NaOH और मेटल ले लीजिए आप एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो रिएक्शन करके बनाता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट ओके दोस्तों, इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो जब बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एसिड भी इसी प्रकार से रिएक्शन कर रहा था। यहाँ जो बना है उसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए एक जगह याद रखिएगा, हम बताते हैं आपको याद करने का तरीका। यही तो है फ़ायदा आपको हमसे पढ़ने का, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि एग्जाम में जहाँ गड़बड़ हो सकता है हम उन चीज़ों को स्ट्राइक करते हैं। एक जगह NaAl2, एक जगह NaZnO2। हम कैसे याद रखेंगे कहाँ पर 2 सोडियम था, कहाँ पर 1 सोडियम था। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पता रख सकते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, इस ऑक्सीजन है ना, कोई भी ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा -2 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -4। इस पे -4 है और ये ओवरऑल सब्सटेंस के, ये ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इसको भी न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने के लिए ये जो जिंक और सोडियम क्या होता है, ये प्लस वाला चार्ज होता है, ये प्लस सब्सटेंस है, पॉजिटिव सब्सटेंस है, कैटायन बनाता है ये सब। तो ओवरऑल हमारे पास प्लस वाला भी चार्ज होना चाहिए। जिंक पे चार्ज होता है +2, जिंक पे चार्ज कितना होता है +2 होता है। तो सोडियम कितना होता है हम भी जानते हैं, सोडियम पे होता है 1, लेकिन 2 सोडियम है तो +2 होगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट है, +2 +2 +4 और -4, ओवरऑल हमको 0 करना है, हो गया 0। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए NaLO2 में ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन पे -4 हो गया। ठीक, सोडियम पे +1 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही सोडियम की आवश्यकता है, क्योंकि +3 +1 4 तो हो गया है, तो और +4 +4 और -4 हमारा कितना हो गया 0, इसलिए यहाँ पर एक ही सोडियम होगा। सोडियम एल्यूमिनेट में 1 सोडियम और सोडियम जिंकेट में 2 सोडियम। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इस एक्टिविटी को भी देख लेते थोड़ा बहुत। ये जो एक्टिविटी बताया गया है इसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl लिया है, HCl ले लिया है दोस्तों, अब प्लस क्या किया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शन करता है तो बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखिए यहाँ गैस निकला है CO2, हम पिछले रिएक्शन में देखे थे हाइड्रोजन गैस निकला, तो यहाँ पर निकला है गैस CO2। ऑब्वियसली बात है, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे गैस को कि निकलने वाला गैस हमारा CO2 था क्या या हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि कैंडल लगाइए, अगर पॉप साउंड के साथ बुझ गया तो हाइड्रोजन गैस था। CO2 को रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है कि जो गैस निकला है ना, उस गैस को देखिए, यहाँ से जो गैस निकल के जा रहा है, यहाँ जो गैस निकल के जा रहा है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डालना है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन जैसे हम गैस को डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 रिएक्शन करता है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एकदम दूधिया व्हाइट, इसको कहते हैं दूधिया व्हाइट। दूधिया व्हाइट ऐसे को लिखिए मिल्की व्हाइट, मिल्की व्हाइट, मिल्की व्हाइट इसको कहते हैं, मतलब दूध के जैसे सफ़ेद हो जाएगा। अगर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दूध के जैसे सफ़ेद हो गया तो समझ जाइए कि मिलाने वाला गैस क्या था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था। गैस क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, रिएक्शन हम देखते हैं। देखिए मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट बनाता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होता है, प्लस पानी रिलीज होता है। तो आराम से इस एस्केलेटन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्ट प्लस पानी प्लस H2O। देखिए एग्जांपल दिया है, सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया हमारा, मेटल का कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, जिंक कार्बोनेट लीजिए, बेरियम कार्बोनेट लीजिए, कोई भी मेटल का कार्बोनेट होना चाहिए, एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी मिलाइएगा, देखिए ना सोडियम कार्बोनेट सब पानी के अंदर होगा तो यहाँ पर बनेगा Na+ और CO3-2। ठीक, HCl पानी में क्या होगा H+ और Cl-। ऑब्वियसली होता है प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ। Na किसके साथ जाएगा, Na+ जाएगा Cl के पास, तो बन जाएगा क्या NaCl बन जाएगा। और ये कार्बोनेट है, इधर H है, ये दोनों मिला के H2CO3 बना लेता है, और H2CO3 पानी के अंदर होता है H2O और CO2 के फॉर्म में, तो H2 बन गया, CO2 बन गया। कितना सिंपल है, बहुत सारा सिंपल रिएक्शन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। ओके दोस्तों, आगे हम इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो गया, मेटल का बाइकार्बोनेट हो गया हमारा। मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसी प्रकार से NaCl बनता है और H2 बनता है और CO2 बनता है। ठीक,
टेस्ट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 बना लेगा। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 बना लेगा। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर जैसे ही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना, मतलब कि वो जो मिलाने वाला गैस हमारा क्या था, CO2 ही था। एक और इम्पोर्टेंट है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस CO2 मिला देते हैं, देखिए ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर बहुत ज़्यादा CO2 मिला दीजिएगा ना, तो ये रिएक्शन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट H2O CO2 में एक्सेस कार्बोनेट बना देते, CO2 मिला देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 का होल थ्राइस, CaHCO3 का होल थ्राइस। और ये पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है। क्या देखिए, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट डे हम देखेंगे। धन्यवाद।